मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का। आज छठा चैप्टर शुरू होगा और वो क्या है, वंशागत का आणविक आधार। आज इसका हम पहला भाग शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक का, वो है न्यूक्लिक अम्ल। अगर हम न्यूक्लिक अम्ल को ध्यान से देखें तो पता चलता है, या उसको विभाजित करें तो वह दो भागों में विभाजित होता है, डीएनए और आरएनए में। डीएनए वे पदार्थ हैं और आरएनए वे पदार्थ हैं जो वंशागत के अणु की तरह कार्य करते हैं। आप कहीं पे भी समाज में जाते हैं तो आपको पहचान लिया जाता है कि आप किसके बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि आपके कुछ लक्षण, जो चेहरे की बनावट है, वो आपके माँ बाप से मिलती है। तो यह प्रदर्शित करता है कि जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं और जो हमारे शरीर में प्रकट होते हैं। तो उन लक्षणों को ले जाने वाले जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जो अणु होते हैं, वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम डीएनए कहते हैं, यह ज़्यादातर जीवों में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, जिसको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, और जो आनुवांशिक पदार्थ बहुत कुछ विशेष प्रकार के जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनके भी आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। उनमें उदाहरण क्या है? टीएमवी। फिगर में आप देख रहे होंगे टोबैको मोजैक वायरस। यह जो वायरस है, विषाणु है, यह तंबाकू के पौधे में लगता है और इसका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए होता है। वहीं पे एचआईवी का वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके द्वारा एड्स रोग होता है, इसमें भी आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। बात करते हैं कोरोना वायरस, जिस कोविड से पूरा विश्व जूझा, वो भी वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो यह आनुवांशिक पदार्थ पाए कहाँ जाते हैं? तो स्पष्ट रूप से यह कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, तो वह केंद्रक खुले में होते हैं, उनमें कोई भी केंद्रक कला नहीं होती, वह अविकसित केंद्रक होते हैं। और कोई भी, उनको हम उस संरचना को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक की वो संरचनाएं केंद्रक कहलाती हैं, वह केंद्रक झिल्ली से ढकी हुई होती हैं। तो यह कुछ अंतर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अगर हम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहें, आपको भी पता है कि छोटे जो जीव थे, उनको देखना आँख से संभव नहीं है। तो इस इतिहास या इन डीएनए या कोशिका के बारे में हमारी विशेष जानकारी तब बढ़ती है जब हम सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, या उनकी जब खोजें हो गई, उनका आविष्कार हुआ, तब हम बेहतरीन ढंग से जान सके कि सूक्ष्म जीव होते कैसे हैं। तो देर न करते हुए अब उस इतिहास को शुरू करते हैं, जो कि हमें बताएगा कि कैसे हम उस जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है और आरएनए है, यहाँ तक कैसे पहुँचे और उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बात है कब? 1965 की। 1965 में एक वैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपनी खुद की माइक्रोस्कोप बनाई और उसके अंदर देखा, कार्क के लकड़ी के छोटे छोटे सलाद की तरह स्लाइस काटा, और उसको जब देखा तो देखा क्या? ये फिगर में आप देख रहे हैं, इस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते के रूप में बनावट देखी, छोटे छोटे कमरे देखे, तो उन्हीं को क्या नाम दे दिया उन्होंने? सेल। और इसी को कोशिका कहा गया, और उन्होंने इसका विवरण अपनी पुस्तक में किया है। तो कोशिका को देखने के बाद क्या यह वास्तव में उन्होंने जीवित कोशिका देखी थी? तो जवाब है नहीं, उन्होंने जीवित कोशिका नहीं देखी थी। वो सही तरीके से बताया जाए तो वह सिर्फ कोशिका भित्ति देखे थे। समझ सकते हैं कि जैसे उसके अंदर का कोशिका द्रव्य खत्म हो गया था, तो कोशिका भित्ति है वो मोटी तरीके से, हार्ड तरीके से इस फिगर में दिख रही है। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिनको सूक्ष्म विज्ञान का पितामह, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। वो सन है 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में
तालाब के पानी में कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन को देखा और वह सबसे पहले जीवित कोशिका देखने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने इसको एनिमल्क्यूल्स कहा। अब बात आती है 1831 ईस्वी में कोशिका की संरचना के बारे में जो महत्वपूर्ण बात बताई वो रॉबर्ट ब्राउन थे। रॉबर्ट ब्राउन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग को देखा जो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है और वो भाग क्या होता है? केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सर्वप्रथम केंद्रक न्यूक्लियस को देखने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। और जब आप केंद्रक को देख लेते हैं तो उसके नीचे एक वैज्ञानिक अपने खोज को आगे बढ़ाते रहे और 1842 ईस्वी में नाइगेली नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिका के अंदर जब विभाजन हो रहा था तो उन्होंने देखा क्या कि कई दंडाकार या दंडनुमा संरचनाएं दिखाई गई केंद्रक के अंदर। तब उन्होंने इन संरचनाओं को देखा और वो वास्तव में संरचनाएं क्या थी। तो बात करते हैं सन 1888 में। 1888 में वाल्डियर नामक वैज्ञानिक ने जब इन दंडवत संरचनाओं को और डिटेल में जाना तो कहा क्या कि वास्तव में यह संरचनाएं क्या, उन्होंने नाम दिया क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में कहें तो गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो वाल्डियर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र और क्रोमोसोम शब्द दिया उन दंडवत संरचनाओं को। देखा किसने? नाइगेली ने देखा। और उसका नाम किसने दिया? और वो दिया किसने? वाल्डियर ने। फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर में आप कोशिका देख रहे हैं, कोशिका के बाद केंद्र, केंद्र के बाद क्रोमैटिन, क्रोमैटिन को जब डिटेल में देखते हैं तो वो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को और आगे जाके देखते हैं तो डीएनए हमें प्राप्त होता है। अब उसके आगे देखते हैं हुआ क्या। फिर 1869 में फ्रीडरिक माइचर ने बताया कि जो केंद्रक के अंदर एक प्रोटीन होता है जो फास्फोरस युक्त पदार्थ से भरा होता है और उन्होंने उस पदार्थ को न्यूक्लिन शब्द कहा। यानी केंद्रक के अंदर जो संरचना थी या जो मटेरियल भरे होते हैं उनको माइचर ने क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। लेकिन उसके आगे और अध्ययन चला और 1889 ईस्वी में एल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1889 ईस्वी में उस जब पदार्थ का अध्ययन किया तो पाया क्या कि उसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय है। एसिडिक नेचर होने के कारण उस पदार्थ को उन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा। तो यहाँ से हमें उस आधुनिक न्यूक्लिक एसिड का नाम मिला जिसको किसने कहा? वो कहा एल्टमान ने। एल्टमान वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूक्लिन का नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड रखा। अब आगे चलते हैं तो महत्वपूर्ण बात 1893 ईस्वी में कोसेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जब उसके बारे में अध्ययन किया न्यूक्लिक एसिड के तो उन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलके बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से मिलके बनी है, अगर हम बेसन की लड्डू की बात करते हैं, आपने खाया, बताया उसमें बेसन है, चीनी है, रिफाइंड है, ये सारी चीज़ आप बता सकते हैं। उसी तरीके से कोसेल ने जब उन न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन किया, उसके एक एक भागों को अलग किया तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं नाइट्रोजनस क्षार से, नाइट्रोजन युक्त क्षार बेस से, जो क्या होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। इसको और हम आगे देखेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्राप्त होते हैं। उसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। फास्फोरिक क्या नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, दूसरा फास्फोरिक अम्ल होता है और तीसरा महत्वपूर्ण भाग कार्बोहाइड्रेट। तो कोसेल ने कहा कि न्यूक्लिक एसिड 3 पदार्थ से बने होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार से, फास्फोरिक अम्ल से और कार्बोहाइड्रेट से। अब आगे देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण खोज हुई 1909 ईस्वी में और वैज्ञानिक कौन थे? लेविन ने जब न्यूक्लिक एसिड के कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने देखा क्या कि जो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो
नामक कार्बोहाइड्रेट है और वह 5 कार्बन से बनी हुई संरचना है। तो 1909 में लेविन ने बताया कि राइबोसोम जो होती है 5 कार्बन वाली संरचना होती है। इस खोज को देखने के बाद, जानने के बाद उन्होंने अपने प्रयोग को लगातार आगे बढ़ाया और 20 साल बाद जाना कि एक और 5 कार्बन युक्त संरचना उस न्यूक्लिक अम्ल में होती है जो कि 5 कार्बन की होती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की एक कमी होती है, इसीलिए उसको नाम रखा गया डीऑक्सीराइबोज कार्बोहाइड्रेट। यह भी 5 कार्बन की हुई। तो हम सभी जानते हैं कि राइबोज शुगर आरएनए की संरचना करते हैं, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है वह डीएनए की संरचना करती है। तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने बहुत आसानी से पढ़ा। आप इस वीडियो को और ध्यान से समझना चाहते हैं तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं। आपको जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।